Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the translation studies topic Vane and Dabernet model. इसमें उन्होंने ट्रांसलेशन मॉडल प्रपोज किया। ये जो मॉडल था 1995 के अंदर इसने फेम गेट की। रीजनिंग क्या थी कि इन्होंने कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजीज़ और प्रोसीजर को पुट फॉरवर्ड किया कि किस तरह जब ट्रांसलेशन की जाती हैं तो उसमें मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती हैं, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली ये है कि आफ्टर 37 ईयर्स जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के हवाले से जो वर्क हो चुका था उसके बाद ये उनका एक कहते हैं ना रिवाइज्ड फॉर्म वर्क था, ठीक है। और उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और प्रोसीजर्स क्या हैं, ठीक है। स्ट्रेटजीज़ और प्रोसीजर के हवाले से उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं बेसिकली आप कह सकते हैं ये किसी भी ट्रांसलेटर की ओरिएंटेशन को कहते हैं। एक ऐसा ट्रांसलेटर जब जो ट्रांसलेशन कर रहा होता है सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं फ्री या लेटर ट्रांसलेशन जो कर रहा होता है, ठीक है। कभी आपको पता है कि फ्री ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेशन होती है जिसमें आप जनरल जो मीनिंग होते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट के वो जो थे रिट्राइव कर रहे होते हो टारगेट लैंग्वेज के अंदर। इसी तरीके से जब स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा होता है ट्रांसलेटर फ्री के थ्रू या लेटरल ट्रांसलेशन के थ्रू, तो वो क्या कर रहा होता है, जब या तो जनरल एक्सप्रेशन को कॉपी कर रहा होता है अपने टारगेट टेक्स्ट में, या फिर लेटर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के मेथड को यूज़ करते हुए सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ जाता है। अब आसान वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ओवरऑल ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रांसलेटर है जो कि फ्री ट्रांसलेशन की तरफ जाती है, आप कह सकते हैं, या लेटरल ट्रांसलेशन को यूज़ करते हुए सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ जाता है, या फिर एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि डोमेस्टिकेशन या फॉरेनाइजेशन कॉन्सेप्ट के हवाले से की जाती है। आपको पता है कि डोमेस्टिकेशन में क्या होता है, बेसिकली हम जब ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो हम जो है जो सोर्स टेक्स्ट जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसके हम फॉर्मेट या उसके स्टाइल को वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और फॉरेनाइजेशन का इफ़ेक्ट जो है या फॉरेन लैंग्वेज का इफ़ेक्ट जो है इस तरीके से पेश करते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस जब उसे रीडर रीड आउट करे तो उसे कम से कम फ़ील हो कि ये फॉरेन टेक्स्ट जो है उसमें की बजाय ओरिजिनल जो है टेक्स्ट उसका टेस्ट या फ्लेवर उसके अंदर आए। इसी तरीके से जो फॉरेनाइजेशन कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अकॉर्डिंग टू रीडर आप उसमें उसके स्टाइल में उसके फॉर्मेट के अंदर चेंजेस लेके आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो वैने और डाबलनेट कहता है कि स्ट्रेटजीज टू टाइप्स की होती हैं, एक डायरेक्ट स्ट्रेटजी होती है और एक ऑब्लिक स्ट्रेटजी को आप इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। अब जब आप डायरेक्ट स्ट्रेटजी के हवाले से इस मॉडल को देखते हैं तो वो कहता है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेटजी होती है ना, आप इसको आप कह सकते हैं ऐसी स्ट्रेटजी से लेटर जो है स्ट्रेटजी जिसमें लेटर ट्रांसलेशन मेथड जिसमें हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हमें इससे गर्ज नहीं होती कि जिस लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसकी क्या रमूज़ अकाफ़ है, उसके कायदे कावानीन क्या हैं। हमें कंसर्न इस बात की होती है हमने सेम टू सेम वर्ड वही उठाने होते हैं, लेकिन इस सिलसिले में हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। समटाइम ये भी होता है कि जो वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पर्शियन लैंग्वेज से आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाते हो कि उमर ख़याम की रुबायात को ट्रांसलेट कर रहे हो, तो आप एक बात जहन में रखें कि अरेबिक लैंग्वेज एक रिच लैंग्वेज है, ठीक है। अब उसके जो मीनिंग है बहुत डिवर्सिफाइड है। अब सेम टू सेम आप उसको क्या कर रहे होते हैं, लेटर ट्रांसलेशन में आप उसमें चेंज नहीं ला सकते। आप सेम टू सेम पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड उठाते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हो। यहाँ पे ऐसा ही हुआ है कि इसमें उसने डायरेक्ट स्ट्रेटजी के हवाले से कहा कि बेहतरीन ट्रांसलेशन तब की जा सकती है जब आप बोरिंग इफेक्ट लेके आते हो। बोरो जैसे आपको करते हैं, किसी से उधार ले रहे होते हो, इसी तरीके से बोरिंग ट्रांसलेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, वर्ड जो होते हैं ट्रांसफर्ड हो जाते हैं फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज या ओरिजिनल लैंग्वेज से आप टारगेट लैंग्वेज की तरफ उसको उन वर्ड्स को बोरो कर लेते हो। अब इसमें ये होता है कि हम बोरो क्यों करते हैं, ऐसा होता है कि जब हम टारगेट लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, मीनिंग हमें वैसे नहीं मिल पा रहे होते,
या वो उसका जो कहते हैं ना जनरल एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं हो पा रहा होता, तो हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि सेमेंटिक गैप क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है कि सेमेंटिक जो होता है प्रॉब्लम का ताल्लुक जो होता है वर्ड्स के साथ होते हैं, साइन के साथ, सिंबल्स के साथ होते हैं, कि मीनिंग्स जो हैं वो सेम टू सेम जो है सोर्स लैंग्वेज का जो वर्ड का मीनिंग है वो टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हो पाता। तो हम क्या कर रहे हैं, वही वर्ड्स उठाते हैं और हम टारगेट लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं रीडर्स के लिए। अब यहाँ पे वो कहते हैं, एग्जांपल देता है कि रशियन लैंग्वेज है ना, उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, हम जब ट्रांसलेट करते हैं रशियन से इंग्लिश में, तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उन रशियन वर्ड को ही ले आते हैं। फॉर एग्जांपल डबल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक डबल एक वर्ड है, डिटैचा है एक वर्ड है, ठीक है। और अब देखिए हम नॉर्मली क्या है, डैचा जो एक ऐसा वर्ड है जो कि आप कह सकते हैं जो रशियन लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं किसी कॉटेज हाउस को, जब आप हॉलीडेज़ वेकेशंस वगैरह स्पेंड करने जा रहे होते हो तो उसके लिए डिटैचा का वर्ड यूज़ करते हो। इसी तरह लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में मुख्तलिफ होता है, तो जब आप रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो रशियन से इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम वही वर्ड बोरो करते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह ग्लोस नोस्ट एक वर्ड है, रशियन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज़ को ओपन कर देना, और यही वर्ड सेम टू सेम हम जो है वर्ड लेके यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसी तरीके से वो कहता है कि हम अपने सेमेंटिक जो गैप होता है सोर्स टेक्स्ट और टारगेट जो टेक्स्ट और लैंग्वेज के दरमियान जो डिफरेंस है, उसके गैप को, सेमेंटिक गैप को फिलअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है, जैसे कि हम कोई ब्रोशर्स क्रिएट करते हैं, जैसे टूरिस्ट वगैरह के लिए, जापान में ऐसा नॉर्मली होता है, अगर वो उसका इंग्लिश ब्रोशर है सारा आपके पास आ रहा है, तो उसमें बहुत से वर्ड्स जो होते हैं वो लोकल लैंग्वेज जो जापानीज़ लैंग्वेज है उसके भी डाले जाते हैं। बेसिक रीज़न क्या है कि लोकल फ्लेवर, लोकल टेस्ट डेवलप हो, अट्रैक्ट करे टूरिस्ट को। जैसे कि सुशी एक वर्ड है जो कि जापानीज़ लैंग्वेज का वर्ड है, और सुशी का मतलब होता है डिश, एक ख़ास किस्म की होती है जो प्रिपेयर करते हैं जापानीज़ लोग। इसी तरह किम्योनो एक वर्ड है, ठीक है। इसी तरह ओशो एक वर्ड है जो कि जापानीज़ लैंग्वेज में जो उनका नया साल शुरू होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने टूरिस्ट ब्रोशर में इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से लोकल फ्लेवर और लोकल टेस्ट डेवलप करते हैं। तीसरा जो कहता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखें कि सम टाइम ऐसा भी हो रहा होता है कि हम जो वर्ड, जैसे बहुत सी साइंटिफिक लैंग्वेज या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, ये टेक्निकल टर्म्स ये इस्तेमाल हो रही होती हैं सोर्स लैंग्वेज में, तो हमें मजबूरन, हमें जब टारगेट लैंग्वेज में हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश से हम माले लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो हम वही कंप्यूटर और इंटरनेट के वही वर्ड्स जो है माले लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करेंगे। जैसे इंटरनेट एक वर्ड है तो इंग्लिश लैंग्वेज का है, लेकिन हम उर्दू लैंग्वेज में भी इंटरनेट ही कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, ठीक है। तो ये वो वर्ड है जो बोरो कर रहे हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज में टेक्निकलिटी की वजह से, ठीक है। इसी तरह वो तीसरा रीज़न बताता है कि लैंग्वेज विद डिफरेंट स्क्रिप्ट, बहुत सी लैंग्वेज होते हैं उसका टेक्स्ट डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज का अलग है, उर्दू लैंग्वेज का स्क्रिप्ट अलग होता है, इसे संस्कृत का अलग है, ठीक है। तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का जो स्क्रिप्ट वो डिफरेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, एडिशनल नीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की फिलअप करने के लिए, एक ऐसा यूनिफॉर्म फॉर्मेट या स्टाइल डेवलप करने के लिए हम उस वर्ड के अंदर जो वर्ड है उसको सेम टू सेम बोरो करते हैं सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड अरेबिक लैंग्वेज का अलजबर सुना होगा, अलजबर वर्ड, लेकिन अब इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं सो अलजबरा आप कहते हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है। बोरिंग में तीन चीज़ों को बोरो करते हुए तीन चीज़ों को हमेशा याद रखें, सेमेंटिक गैप को फिलअप करते हैं। और ये सारा का सारा आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट स्ट्रेटजी का दूसरा नाम लेटर ट्रांसलेशन है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। सेम आपने डिट्टो कॉपी, आपने जो सोर्स टेक्स्ट है टारगेट टेक्स्ट में आपने वैसे ही क्रिएट करनी है, लोकल कलेक्ट करने के लिए लैंग्वेज डिफरेंट स्क्रिप्ट के हवाले से। सेकेंड जो बात कर रहा है वो डायरेक्ट स्ट्रेटजी के हवाले से, वो कहता है जब हम सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो हम कैलक मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं। कैलक मेथड ऐसा मेथड होता है ट्रांसलेशन के अंदर जिसमें आप उसके स्ट्रक्चर, जो सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट मौजूद है, आप उसके जो स्ट्रक्चर होता है और इसका जो एक्सप्रेशन होता है,
लेटरल स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए, लेटर ट्रांसलेशन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए उसे टारगेट लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं। जैसे कि अब फ्रेंच ऐसे लोग थे जिन की जो साइंस फिक्शन थे बड़े फेमस हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब वो किया गया ट्रांसलेट, तो उन्होंने उसी स्टाइल को फॉलो किया। इसी तरीके से जो इंडिया के अंदर साइंस फिक्शन का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, राइटिंग स्टाइल जो था वो सेम टू सेम जो है उन्हीं मेथड को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अडॉप्ट किया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो वैने और डाबलेंट कहते हैं कि एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो बोरिंग और कैलक है ना, दो लोग हमेशा देर फुली इंटीग्रेटेड होते हैं, आपस में इस हद तक आपस में मिले जुले हुए होते हैं, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि एक में तो आप कर रहे हैं सेम टू सेम वर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कैलिक में भी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर भी वही अडॉप्ट किया जाता है और एक्सप्रेशन भी हुए, तो बहुत इंटीग्रेट। लेकिन कहता है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि फुली इंटीग्रेटेड होने के बावजूद ये फॉल्स फ्रेंड के तौर पर अपीयर होते हैं। फॉल्स फ्रेंड का मतलब ये होता है कि टू वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं एंड दैट लुक और साउंड सिमिलर, उनकी जो साउंड भी सिमिलर होती है और वो ऐसे लग रहे होते हैं कि सेम वर्ड हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी। हैंडी जो होता है, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में एक वर्ड अगर हैंडी इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो वो मोबाइल फ़ोन के लिए, लेकिन हम इंग्लिश लैंग्वेज में मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हैंडी का मतलब जो होता है मोबाइल। इसी तरीके से एक वर्ड स्वीडिश लैंग्वेज होती है, उसमें एक वर्ड ग्लास यूज़ होता है। नॉर्मल इंग्लिश में हम क्या करते हैं, ग्लास इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये पीने के पानी के लिए, लेकिन एक ग्लास का मतलब ख़ास स्टाइल का एक मतलब होता है, मतलब जिसमें आप कह सकते हैं मशरूब के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें कि कैलिक के अंदर एक्सप्रेशन भी सेम होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी सेम होता है जैसे सोर्स टेक्स्ट का टारगेट टेक्स्ट में। लेकिन एक बात याद रखें कि बोरिंग और जो कैलिक आपस में बहुत हद तक आपस में करीब करीब होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि दो लैंग्वेजेस होती हैं, उनके जो मतलब वर्ड जो होते हैं उनकी साउंड सिमिलर हो जाती है जैसे मीनिंग। नॉर्मली अगर मैं आपको एक इंग्लिश की ही लैंग्वेज की एक मिसाल दे दूं, एक राइट वर्ड है, एक राइट का मतलब होता है सीधा और एक होता है राइट लिखना, तो दो वर्ड्स हैं। इसी तरह ये कैलिक भी एक ऐसा, कैलिक और बोरिंग जो है आपस में मिले हुए महसूस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फॉल्स फ्रेंड के तौर पर अपीयर होते हैं। दोनों लैंग्वेजेस में साउंड सिमिलर होंगे लेकिन मीनिंग डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से अगर हम फर्दर इसको एलिबरेट कर दें, ठीक है, लेटर ट्रांसलेशन के हवाले से, तो लेटर ट्रांसलेशन एक ऐसी ट्रांसलेशन होती है जिसको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होती है, सेम डिटो कॉपी आपने करनी होती है, ठीक है। और लेकिन वैने और डाबलेंट कहता है कि लेटर ट्रांसलेशन पॉसिबल तभी होगी जब जो लैंग्वेजेस होती हैं बिलोंग करती हैं सेम कल्चर से या फैमिली के साथ, ठीक है, सेम उनकी फैमिली होनी चाहिए, सेम कल्चर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश का लैंग्वेज का कोई वर्ड है जैसे आई लेफ्ट माई स्पेक्टिकल्स ऑन द डाउन स्टेयर, तो फ्रेंच लैंग्वेज में उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो फ्रेंच और इंग्लिश का जो है या तो कल्चर सेम है या फैमिली है, तभी आप लेटर ट्रांसलेशन के मेथड को अडॉप्ट करके अच्छी ट्रांसलेशन गेट कर सकते हैं जो एक मियारी किस्म की ट्रांसलेशन होगी। इसके अलावा लेटर ट्रांसलेशन जो होती है बेसिकली ऑथर प्रिस्क्रिप्शन होती है गुड ट्रांसलेशन। अब वो कैसे, इन लोगों ने बेसिकली लेटरल पूरा डायरेक्ट स्ट्रेटजी का एक पूरी स्ट्रेटजी दी है जिसमें बोरिंग का, कैलिक का इस्तेमाल और लेटर ट्रांसलेशन, ये सारी डायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज़ हैं। और इसमें उसने ये कहा कि ये जो लेटर ट्रांसलेशन इज़ द ऑथर प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, लेटर शुड बी, कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जब ट्रांसलेशन करें तो आप लेटर ट्रांसलेशन को फॉलो ना करें, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये होगी, हो सकता है रीज़न क्या हो सकता है, या तो उसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मेटा लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि सोर्स टेक्स्ट से आप टारगेट टेक्स्ट में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो अच्छी ट्रांसलेशन इस वजह से हासिल नहीं हो सकती, सेम टू सेम आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकते रीडर को जो कि सोर्स टेक्स्ट में है, सेम वैसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा टारगेट टेक्स्ट के अंदर। रीजनिंग क्या है, या तो उसके स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है,
तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उसका जो मतलब उसका जो सीक्वेंस होगा वो डिफ़र कर जाता है सम टाइम, तो उसके जो मीनिंग होते हैं वो भी डिफ़र कर जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से भी सम टाइम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। और एक मेटा लिंग्विस्टिक रीजनिंग भी है। रीज़न क्या है? स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। मेटा लिंग्विस्टिक कहा जाता है स्टडीज़ ऑफ द लैंग्वेज और इट्स रिलेशनशिप। उसकी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हैं और उसके रिलेशनशिप को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो टू द अदर कल्चर बिहेवियर। तो कल्चरल बिहेवियर, एक लैंग्वेज लो उर्दू लैंग्वेज, एक दूसरी हिंदी लैंग्वेज लो, दोनों लैंग्वेज को आपने स्टडी करना है और इनके रिलेशनशिप को देखना है, इनके कल्चरल बिहेवियर के हवाले से दोनों को स्टडी करना है। तो आप देखेंगे कि जो उर्दू लैंग्वेज है उसका एक अपना कल्चर है, हिंदी लैंग्वेज उसका अपना कल्चर है, तो डिफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेटा लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो ट्रांसलेशन करते हुए आप उसको वैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते रिज़ल्ट को जैसे आम नॉर्मली आप लेटर ट्रांसलेशन का मेथड अडॉप्ट करते हैं। सो वो कहते हैं ओनली आफ्टर चेकिंग दैट मीनिंग इज़ फुली प्रिजर्व्ड। ठीक है, आगे वो बात करता है कि जो लेटर ट्रांसलेशन होती है समटाइम अनएक्सपेक्टेबल होती है, कि आप जो उसका रिज़ल्ट मिल रहा होता है आपकी तवक्कुआत के बरक्स होता है। ठीक है, लेटर ट्रांसलेशन का मेथड तो उसने वेने डाबलेंट ने बता दिया है। ठीक है, और कहता है इतना अनएक्सपेक्टेबल होता है, इतना मतलब गैर यकीनी होता है कि आप मजबूर होते हैं कि आप लेटर ट्रांसलेशन को इस्तेमाल ना करें। तो कहते हैं अनएक्सेप्टेबल तब होगी, नाकाबिल कबूल तब होगी। ठीक है, कब होगी? कि जब देर आर द प्रॉब्लम्स रेलिवेंट टू द ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएँ इसमें, जो उसका पूरा सेंटेंस है, सिंटैक्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं जुमले के हवाले से, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगे। प्रोग्रामेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम प्रोग्रामेटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, रीजनिंग इसमें आ जाते हैं आपका यूजिंग ऑफ एडवांस सॉफ्टवेयर वगैरह जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो क्या होता है? कहते हैं अनएक्सेप्टेबल हो जाती हैं लिटरल ट्रांसलेशन रीजनिंग ग्रामर की वजह से, जुमलों के तनाजुर में, और फिर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। और जो ट्रांसलेशन हमें मिल रही होती है उसका रिज़ल्ट इतना गैर यकीनी होता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हम लिटरल ट्रांसलेशन के मेथड को अडॉप्ट ना करें। तो कहते हैं जब ये सारी प्रॉब्लम अराइज होती है, लिटरल ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं होती, तो वो फिर डार्विन नेट और जो वेने कहता है फिर हमें मजबूरन जो है स्ट्रेटजी ऑफ ओब्लिक ट्रांसलेशन को अडॉप्ट करना पड़ता है, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना पड़ता है। जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है जिसे आप ओब्लिक ट्रांसलेशन कहते हैं, इसके प्रोसीजर के हवाले से इसमें 4 प्रोसीजर आ जाते हैं। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ओब्लिक ट्रांसलेशन में प्रोसीजर कौन कौन से हैं। सो ये आपने हमेशा याद रखना है कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है उसने, इस वेने और डबल नेट ने इस मॉडल को एक स्ट्रेटजीज़ में, दूसरा उसने प्रोसीजर में डिवाइड किया। स्ट्रेटजीज़ में आ जाती है बोरिंग, आ जाती है कैलिक, आ जाती है और लेटर ट्रांसलेशन आ जाती है। स्ट्रेटजी जो होती है ओवरऑल होती है ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रांसलेटर होती है। ठीक है, और आप कह सकते हैं फ्री या फिर लेटर ट्रांसलेशन या फिर टारगेट या सोर्स टेक्स्ट ट्रांसलेशन, या फिर उसकी ओरिएंटेशन डोमेस्टिकेशन या फॉरेनाइजेशन के हवाले से। अब दूसरी चीज़ जो वो बात करता है वो प्रोसीजर के हवाले से बात कर रहा होता है कि प्रोसीजर क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर्स को उसने जो है ओब्लिक ट्रांसलेशन के हवाले से डिस्कस किया है। ठीक है, और प्रोसीजर इज़ अ स्पेसिफिक टेक्निक या ऐसे मेथड को कहते हैं जो ट्रांसलेटर अडॉप्ट करता है एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ टेक्स्ट। ठीक है, तो प्रोसीजर ओब्लिक या इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें 4 प्रोसीजर को उसने अडॉप्ट किया है कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ट्रांसलेशन के दौरान और सर्टेन पॉइंट पर टेक्स्ट के अंदर, और जैसे बोरो करता है वर्ड फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज इन एडिशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द फुटनोट्स इन द टारगेट टेक्स्ट। अब वो क्या कर रहा होता है कि ट्रांसलेशन के अंदर लेटर ट्रांसलेशन जो है ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, सिंटैक्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से और प्रोग्रामेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, रीजनिंग की वजह से पॉसिबल ही नहीं होती, अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। तो हम फिर वो एक ऐसा प्रोसीजर या एक ऐसा मेथड अडॉप्ट, ऐसी टेक्निक को यूज़ करता है ट्रांसलेशन के अंदर टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हुए, जिसमें आप क्या करता है कि बोरो तो कर रहा होता है सोर्स लैंग्वेज से, लेकिन साथ साथ फुट नोट्स भी दे रहा होता है टारगेट टेक्स्ट में। सो जो सेकंड लेक्चर होगा हम इसमें प्रोसीजर के हवाले से, ओब्लिक ट्रांसलेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।